देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस ने अगली जनगणना में जातिगत जनगणना कराए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर बुधवार को कहा कि देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि सामाजिक न्याय को लेकर ये बात कांग्रेस के हालिया प्रस्ताव में कही गई थी, जो 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में पारित हुआ था। देर आए दुरुस्त आए। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जाति जनगणना का निर्णय राहुल गांधी जी ने न्याय संकल्प की देश में गूंज और कांग्रेस की नीति की जीत है। डोटासरा ने यह भी कहा कि जाति जनगणना न्याय दिलाएगी, कांग्रेस 50% आरक्षण की दीवार हटाएगी। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद लालू यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मेरे जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते दिल्ली में हमारी संयुक्त मोर्चा की सरकार ने 1996-97 में कैबिनेट से 2001 में जनगणना में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया था, जिस पर बाद में एनडीए की वाजपेयी सरकार ने अमल नहीं किया, जिसे हम समाजवादी जैसे आरक्षण, जाति गणना, समानता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता इत्यादि 30 साल पहले सोचते हैं, उसे दूसरे लोग दशकों बाद फॉलो करते हैं। जातिगत जनगणना की मांग करने पर हमें जातिवादी कहने वालों को करारा जवाब मिला है। अभी बहुत कुछ बाकी है, हम इन संघियों को हमारे एजेंडे पर नचाते रहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि जाति जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। बीजेपी सरकार को ये चेतावनी है कि अपनी चुनावी धांधली को जाति जनगणना से दूर रखे। एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी, जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन मार कर बैठे थे। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना का मोदी सरकार पहले विरोध कर रही थी, लेकिन अब हमारे ही एजेंडे पर चल रही है। जातिगत जनगणना पर मोदी कैबिनेट के फैसले पर तेजस्वी ने यह भी कहा कि विपक्ष की मांग का सरकार ने विरोध किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में भी इनके मंत्री मना कर रहे थे, लेकिन सरकार को अब हमारी बात माननी ही पड़ी। ये हमारी मांग है और ये हमारी जीत है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो हमारी मांग होगी कि पूरे देश के विधानसभा चुनावों में पिछड़े और अति पिछड़ों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएं। जितनी आबादी है उतनी भागीदारी होनी चाहिए। अब हमारी अगली लड़ाई यही होगी। उन्होंने कहा कि परिसीमन के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में जाति जनगणना के नतीजों के आधार पर सीटें आरक्षित करनी होंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस मीटिंग में पहलगाम हमले से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया है। जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी तय नहीं कर पा रही है कि निशाना किसे बनाया जाए, जबकि इस वक्त में निशाना तय होना चाहिए। सरकार का निशाना आतंकवादी होने चाहिए और पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलना चाहिए। हमने शुरुआत से ही इस संबंध में सरकार का समर्थन किया है और संसद के लिए विशेष सत्र की मांग भी की। फिर भी सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन हमने अपनी बात रखी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने CWC बैठक में प्रस्ताव भी पारित किया। हमने कहा है कि देश के सामने ये संवेदनशील समय है। पहलगाम में जो हुआ वो क्रूर हमला है, जिसका सूत्रधार पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जवाब देना हमारा फर्ज बनता है। इस मामले में हमने सरकार को अपना समर्थन दिया और कहा कि आपके किसी भी एक्शन में हम आपके साथ हैं, लेकिन इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा मत बनाइए। कांग्रेस पार्टी ने सरकार में रहते हुए हमेशा आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
और आज विपक्ष में रहते हुए भी हम संवेदनशील समय में राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े हैं। हमने कभी राजनीति नहीं की। आज देश को एकजुटता की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले सप्ताह हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, जो LOC पर नजर आ रहा है। पाकिस्तान हमले के बाद लगातार बॉर्डर पर बिना उकसावे के फायरिंग कर रहा है। भारत भी इसका माकूल जवाब दे रहा है। सीज फायर उल्लंघन पर अब भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दे डाली है कि ऐसा आगे होना नहीं चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान के प्रमुख सैन्य अधिकारियों ने हॉटलाइन पर बात की है और नई दिल्ली ने नियंत्रण रेखा पर अकारण उल्लंघन के खिलाफ इस्लामाबाद को चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने बुधवार को हॉटलाइन पर पाकिस्तान द्वारा अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन पर चर्चा की। भारत ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा बिना उकसावे के फायरिंग करने को लेकर चेतावनी दी है। 30 अप्रैल पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर के 4 सीमावर्ती जिलों में कई सेक्टरों में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना उकसावे के गोलीबारी की, जिसके बाद भारतीय बलों ने भी प्रभावी ढंग से जवाब दिया। PTI के मुताबिक अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर परगवाल सेक्टर और राजौरी जिले के सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टरों से छोटे हथियारों से गोलीबारी की खबर मिली। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के मध्य बड़े तनाव के बीच नियंत्रण रेखा पर ये लगातार छठी बार पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास को जमानत मिल गई है। उन पर राजद्रोह का आरोप है। BBC बांग्ला के मुताबिक बांग्लादेश हाई कोर्ट ने जेल में बंद कृष्णदास को जमानत दे दी है। 26 नवंबर 2024 को चिन्मय कृष्णदास को चटगांव के कोतवाली थाने में दर्ज राजद्रोह के मामले में कोर्ट में पेश किया गया था। दास पर आरोप है कि उन्होंने 25 अक्टूबर को चटगांव के न्यू मार्केट इलाके में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। इस मामले में चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के खिलाफ चटगांव कोतवाली पुलिस स्टेशन में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। दास को जेल भेजे जाने के विरोध में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हुई झड़प में एक वकील सैफुल इस्लाम की मौत हो गई थी। भारत ने चिन्मय की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। रूस से चल रही जंग के बीच यूक्रेन की सेना ने उत्तर कोरिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भला कैसे हो सकता है, मगर दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि रूस के लिए यूक्रेन से जंग लड़ने वाले कम से कम 4700 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। बुधवार को दक्षिण ने बताया कि अनुमान है कि रूस के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ते हुए उत्तर कोरिया के 4700 सैनिक मारे गए या घायल हुए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के इस आकलन से 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने पहली बार पुष्टि की थी कि उसने रूस को कुर्स्क क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर फिर से कब्जा करने में मदद करने के लिए अपने लड़ाकू सैनिकों को भेजा था, जिस पर पिछले साल अचानक यूक्रेन के घुसपैठ के कारण रूस का नियंत्रण खत्म हो गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.